हेलो, वेलकम। एचसी हार्डविक वॉल्यूम 2 का वोकेबलरी चल रहा है और अब हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 4। तो लेसन 4 में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी वर्ड्स हैं उनके बारे में। और कोर्सेज क्या क्या हैं आप देख सकते हैं। फाउंडेशन इंग्लिश है, एसएससी इंग्लिश सेट प्रैक्टिस है, द हिंदू एडिटोरियल है, आईबीपीएस और एसबीआई बैंक क्लर्क और पीओ का इंग्लिश का सेट है। सीबीएसई और आईसीएसई के 10th और 12th का इंग्लिश की पढ़ाई हमारे क्लास में होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारा फेसबुक का आईडी, यूट्यूब चैनल का लिंक और टेलीग्राम वगैरह का सारा लिंक है, अलोंग विद द व्हाट्सएप नंबर एंड कॉलिंग नंबर। चलिए बिना समय गवाए शुरू कर दें। हमारा पहला वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट आएगा, कोई बीच में प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। और इसका असर होता है प्रभाव डालना, प्रभाव डालना या असर डालना। क्या होता है इसका असर? अर्थ होता है असर डालना। ठीक है, इंग्लिश में यदि डिफाइन करें तो कहेंगे टू हैव एन इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस व्हाट? ऑन समवन और समथिंग, किसी पर। और टू काउज ए चेंज, कोई परिवर्तन ला देना। ठीक है, अफेक्ट को यदि हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करें तो बोल सकते हैं प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन समथिंग, प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन समबडी और समथिंग। ठीक है, एक और अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है मूव इमोशनली, किसी को भावनात्मक रूप से झकझोर के रख देना। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंसेस में हम सबको बारे में बात करेंगे। और एक तीसरा अर्थ होता है प्रिटेंड, दिखावा करना। ठीक है, दिखावा करना। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेते हैं जिससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अफेक्ट वर्ब का यूज। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा है, बोथ बिल्डिंग्स वर बैडली अफेक्टेड बाय द फायर। दोनों के दोनों बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुए आग से। आग लग गई थी इससे, है ना। द डाइवोर्स अफेक्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ। तलाक के कारण उसके जीवन का हर पहलू प्रभावित हो गया। इट इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स मेनी ओल्डर पीपल। यह एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे उम्रदराज लोगों को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कोरोना, राइट। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई द फिल्म। हमने कहा था ना, मूव इमोशनली, भावनात्मक रूप से झकझोर देना। तो यदि हम कहते हैं आई वॉज डीपली अफेक्टेड, मतलब मुझ पर गहरा असर पड़ा। किसका? फिल्म का। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मेरे अंदर आ गए, मैं इमोशनली, भावनात्मक तौर पे बहुत ज्यादा झकझोर दिया गया इस फिल्म के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अवर्सन। अवर्सन का मतलब होता है अरुचि। अरुचि, अरुचि को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डिसइंटरेस्टेडनेस। डिसइंटरेस्टेडनेस। ठीक है, यह एक नाउन है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसको जनरली सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। ठीक है, एवर्सन, अरुचि तो होता ही है, एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसा चीज जो आपके मन में अरुचि पैदा कर दे, डिसलाइक पैदा कर दे, उसको भी एवर्सन कहते हैं। ठीक है, या एक ऐसा, हाँ, जैसे सेंटेंस में हम समझाते हैं, आई फेल्ट एन इंस्टेंट एवर्सन टू हिज पेरेंट्स। ठीक है, मेरे मन में उनके, उसके माता पिता के प्रति कुछ तुरंत, मतलब इंस्टेंट एवर्सन आ गया। मैं मिला और मन में लगा कि नहीं, अच्छा, अच्छे नहीं है। तो एवर्सन आने का मतलब कि यू डोंट लाइक देम। एंड एवर्सन के साथ प्रीपोजिशन कौन सा चल रहा है भाई? टू चल रहा है। ठीक है, फील एन एवर्सन टू समबडी। फील एन एवर्सन टू समबडी, किसी चीज के लिए मन में दूरी बन जाना, या समथिंग, या किसी व्यक्ति के लिए, किसी चीज के लिए मन में दूरी बन जाना। तो उसके लिए के अर्थ में प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल सेंटेंस है, इसको भी देखिए। सी हैज ए डीप एवर्सन, उसके मन में गहरी
अरुचि है किस चीज के लिए? गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठने के लिए। यदि हम बोलते हैं आई हैव एन एवर्सन टू समथिंग, इसका मतलब मुझे वो चीज पसंद नहीं है। यदि हम बोलते हैं आई हैव एन अवर्सन टू ए, मीन्स आई डोंट लाइक ए एट ऑल, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। तो यदि हम बोलते हैं सी हैज ए डीप अवर्सन टू गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब कि उसको सुबह में उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हमने आपको क्या बताया कि एवर्सन के साथ टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, एवर्सन टू। अब इस टू के बाद प्रीपोजिशन है तो नाउन आएगा या कोई वर्ब आएगा तो भी4 होगा, जैसा कि आप यहाँ गेटिंग में देख रहे हैं, गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। इस टू के बाद आप टू समझ करके यहाँ भी1 लगा देंगे तो यह गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। इन्फिनिटिव नहीं है, ये टू एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आता है तो फोर्थ फॉर्म होता है। ठीक है। ग्रीड इज माई पेट एवर्सन, यदि किसी चीज के लिए बोलते हैं कि ये आपका पेट एवर्सन है, तो आप उसको सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं। ठीक है। लालच आई डिसलाइक मोस्ट, ग्रीड इज माई पेट एवर्सन, मतलब मुझे लालच बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं खुद लालची नहीं हूं, और कोई लालच दिखाता है या लालची आदमी है तो मैं उसको बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं। पेट एवर्सन, समथिंग इज योर पेट एवर्सन मीन्स यू डिसलाइक दैट थिंग मोस्ट ऑफ ऑल। ठीक है। अब इसके साइनोनिम्स के रूप में आप डिस्टेस्ट यूज कर सकते हैं, आप इसके साइनोनिम्स के रूप में डिसलाइक यूज कर सकते हैं, या डिसलाइकिंग क्योंकि वर्ब है, सॉरी नाउन के फॉर्म में है ना, तो ये इसका साइनोनिम्स हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है शैग्रिन। शैग्रिन एक अनकाउंटेबल नाउन है, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा यूज किया जाता है। शैग्रिन का मतलब होता है क्रोध और निराशा, ये दोनों मिक्स्ड फीलिंग्स जब आते हैं तब उस फीलिंग को शैग्रिन कहते हैं। अब आपको हम बता दें कि कब आते हैं दोनों फीलिंग्स एक साथ, जब हमसे कोई असफलता हो जाता है, हमको असफलता मिलता है किसी काम में, या कोई गलती हो जाती है तब उसके कारण जो मिक्स्ड गुस्से का क्यों हो गया यार मेरे से, उफ, उसके बाद फिर निराश हो जाता आदमी। फर्स्ट आ गया कि गुस्सा आ गया कि क्यों गलती कर दी हम ये वाला, तो उस कारण से, और फिर गलती के कारण और असफलता के कारण मिश्रित जो क्रोध और निराशा की फीलिंग्स होती है उसी को शैग्रिन कहते हैं। ठीक है। मोर्टिफिकेशन, एंगर, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब इसके, डिसअपॉइंटमेंट, डिसमे, फ्रस्ट्रेशन, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। फ्रस्ट्रेशन, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। आगे हम आपको बता दें, एक एग्जाम्पल सेंटेंस से बताते हैं। माई चिल्ड्रेन हैव नेवर सोन एन इंटरेस्ट इन म्यूजिक, मेरे बच्चों का कभी भी म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट दिखा ही नहीं है, मच टू माई शैग्रिन, इससे मुझे गुस्सा भी आता है और निराशा भी होती है। ठीक है। चलिए, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ रहा है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट को सीधे सीधे हिंदी में बोले तो अंतर करना, ठीक है, या भेदभाव करना, भेदभाव करना। बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस से इनका उपयोग हम सिखाने वाले हैं। ये एक वर्ब है, जैसा कि आपको पता है डिस्क्रिमिनेट ATE अंत में लगा रहे तो वर्ब ही होगा, कोई भी वर्ड ज्यादातर, है ना। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या दिया है? टू ट्रीट अ पर्सन or particular group of people differently, especially in a worse way from the way in which you treat other people because of their skin color, सेक्स, सेक्सुअलिटी etc। देखिए, बहुत सारे आधार पे हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ लोगों को सामान्य लोगों से कम वैल्यू देते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि वो इंफीरियर है। ठीक है। कभी स्किन के कलर के आधार पे लगता है, कभी जेंडर के आधार पे हम लोग, बहुत सारे लोग नैरो माइंडेड है जो महिलाओं को कम समझते हैं कि उनका इंपॉर्टेंस नहीं है उतना,
वो उनको उतना इज्जत नहीं देते, सम्मान नहीं देते, उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते। कुछ लोग गरीबी अमीरी के आधार पर, किसी के पास पैसा ज्यादा नहीं है तो उस आदमी का इज्जत और कदर नहीं करते, उसके साथ रेस्पेक्ट वाला बिहेव नहीं करते, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब आप किसी के साथ किसी आधार पर खराब बुरा व्यवहार करते हैं, घटिया व्यवहार करते हैं, तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं, उसके साथ भेदभाव कर रहे होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिख के हम दिखाते, लिखा हुआ है, हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। इट इज इलीगल टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनल ओरिजिन और एज। मतलब प्रजाति के, जेंडर के, राष्ट्रीयता के या उम्र के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी है। इट इज इलीगल टू डिस्क्रिमिनेट ऑन एनी बेसिस। किसी भी आधार पर लोगों के बीच भेदभाव कर देना ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, नाजायज है, गैर कानूनी है, अपराध है। एक और एग्जांपल, दे आर्ग्यूड दैट whites in the area in the 1800 discriminated against the Lakota। उन लोगों ने ये तर्क प्रस्तुत किया, उन लोगों ने ये बोला, उन लोगों ने बताया कि जो गोरे लोग थे उस क्षेत्र में 1800 ईस्वी में लकोटास से भेदभाव करते थे। अभी देखिए यहां डिस्क्रिमिनेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगा है, अगेंस्ट। तो डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट समबडी मतलब समबडी से भेदभाव करना, उसको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करना, उसको बुरे तरीके से ट्रीट करना, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट समबडी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा हम लेके बताते हैं। सम पीपल स्टिल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, और बैकवर्ड क्लास। ठीक है, कुछ लोग आज भी बैकवर्ड क्लास से भेदभाव करते हैं, उनके खिलाफ अच्छा नहीं सोचते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। शी फेल्ट शी हैड बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। उसने महसूस किया कि उसके साथ भेदभाव किया गया था बिकॉज ऑफ हर एज, उसकी उम्र के कारण। जैसे उसकी उम्र ज्यादा होगी या फिर उम्र कम होगी तो लोग उसके साथ वहां पर अच्छे से पेश नहीं आए होंगे। जैसे अभी देखिए यूथ के क्लब में चली जाए कोई महिला या पुरुष और बहुत ओल्ड एज का हो, ठीक है, तो बाकी यूथ लोग उसके साथ अच्छा से व्यवहार नहीं करेंगे, तो दे डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द ओल्ड पीपल बिकॉज ऑफ देयर एज। बात समझ में आ रही है? अब जैसे हमने कहा डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, उसी तरह डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ भी तो हो सकता है। जब आप डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट करते हैं तो आप भेदभाव करके बुरा व्यवहार कर देते हैं, और डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ समबडी करते हैं तो आप भेदभाव तो करते हैं लेकिन उसके पक्ष में उसके साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार कर देते हैं, उसको थोड़ा ज्यादा आप फैसिलिटीज दे देते हैं, फेवर दे देते हैं। जैसे हम यहां पर सिंपल सा एक सेंटेंस है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स। फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या बढ़ाने के लिए द सिलेक्शन कमिटी डिसाइडेड, सिलेक्शन कमिटी ने डिसाइड किया कि वो लोग डिस्क्रिमिनेट करेंगे इन फेवर ऑफ वीमेन, महिलाओं के पक्ष में। मतलब वो भेदभाव तो करेंगे लेकिन अब यहां भेदभाव में महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा, उनको स्पेशल पोजीशन, स्पेशल फैसिलिटीज या कुछ प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। तो जैसे हम बोलते हैं ना डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, ये बहुत पॉपुलर है, जनरली लोग यूज कर रहे होते हैं कि किसी के खिलाफ भेदभाव करना है, किसी से भेदभाव करना, मतलब उसको कमतर समझते हुए, उसको वर्ष समझते हुए उसके साथ वर्ष या ज्यादा खराब ट्रीटमेंट देना, उसके साथ व्यवहार बुरा करना। लेकिन जब हम डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ कर देते हैं तब हम उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हैं, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार कर देते हैं। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट और डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ, ये दोनों को आप लेके चले। ठीक है, अब जरा देखिएगा, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंतर करना भी। भेदभाव करना तो हम लोग समझ ही गए कि बहुत सारे आधार पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम पीपल कर देते हैं, राइट। जैसे अ,
जो स्वीपर्स होते हैं, अभी माफ कीजिएगा, बहुत सारे जगहों पे हमने ऐसा देखा है कि जो लोग स्वीपर्स होते हैं, जो सड़क गली वगैरह बहारते हैं, साफ करते हैं, उनको बड़ा लोग अच्छे तरीके से नहीं ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है उनको कि ये सब छोटा काम है, करने वालों का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उस समय तक तो ठीक है, उनका उसमें टच नहीं करना चाहते, तो चलिए जिस समय वो साफ सफाई कर रहे हो, गंदी गंदी चीजों में आप टच नहीं कर रहे। लेकिन जब वो साफ सुथरे होकर आते हैं, नहा धोआ के भी आते हैं, तो लोग उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। सो दे डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द क्लीनर्स एंड स्वीपर्स बिकॉज ऑफ देयर जॉब। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अब जो मीनिंग हम बताने जा रहे हैं, अंतर करना, इसमें कोई नहीं नीचा ऊंचा समझने का बात नहीं है, डिफरेंस पता करना, डिफरेंस फील करना, डिफरेंस समझना, ये इसका मतलब हो रहा है। टू बी एबल टू सी द डिफरेंस, बस इतना कि डिफरेंस क्या है समझ पाना, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स और टू पीपल, राइट, टू थिंग्स और टू पीपल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है, पुलिस डॉग्स कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द डिफरेंट स्मेल्स। जो पुलिस के डॉग्स होते हैं, वो अलग अलग तरह के स्मेल्स के बीच अंतर कर पाते हैं, मतलब उनका सेंस होता है। यू शुड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। आपको सही गलत के बीच अंतर करना चाहिए, मतलब आप में इतना क्षमता होना चाहिए, आपके दिमाग में इतनी शक्ति होनी चाहिए, आपके पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आप समझ सकें कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। आई होप कि डिस्क्रिमिनेट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है इफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इफेक्ट है। हमने आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाया था, या फर्स्ट वर्ड ही था हमारा अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना। हमने आपको बताया था, प्रभाव डालना। अफेक्ट समबडी और समथिंग, समबडी या समथिंग पर प्रभाव डालना। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, हमने बताया था, इसलिए डायरेक्ट अफेक्ट के बाद समबडी या समथिंग ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, कोई बीच में प्रीपोजिशन नहीं होगा। अगर कोई कह दे अफेक्ट ऑन समबडी और समथिंग, समबडी या समथिंग पर प्रभाव डालना, तो उस पर के अर्थ में आपको हिंदी के हिसाब से ऑन सही लगेगा, लेकिन एक्चुअली होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बताया ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के सीधे बाद ऑब्जेक्ट आता है, बीच में कोई प्रीपोजिशन की जरूरत जनरली नहीं होती। ठीक है, तो इस अफेक्ट का मतलब हुआ प्रभाव डालना। और ये जो इफेक्ट आप देख रहे हैं ना, ये एक नाउन के रूप में भी यूज होता है, और इसका मतलब होता है प्रभाव, नाउन के रूप में, असर। ठीक है, असर या प्रभाव का मतलब रिजल्ट आप कह सकते हैं, इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? रिजल्ट आप कह सकते हैं इसके साइनोनिम्स के रूप में, कंसेक्वेंस आप कह सकते हैं साइनोनिम्स के रूप में, लेकिन नाउन के रूप में ना, हमने बताया पढ़ना है आपको इस बुक में, एससी हार्डविक कह रहे हैं इफेक्ट को वर्ब के रूप में जानिए। तो ये वर्ब के रूप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसके बाद कोई भी अलग से प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम यहीं पर दिखा रहे हैं ना आपको, इफेक्ट चेंजेस माने परिवर्तन लाना। ठीक है, इट विल टेक ईयर्स, वर्षों लग जाएंगे टू इफेक्ट चेंजेस, परिवर्तन लाने में। कैसा परिवर्तन लाने में? मीनिंगफुल परिवर्तन लाने में। किसमें? एजुकेशन सिस्टम में। बाहर जाहिर सी बात है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अभी बहुत गड़बड़ है, खास करके बिहार जैसे, बिहार उड़ीसा जैसे राज्यों का ले लें तो और ज्यादा गड़बड़ है। लेकिन अगर इस एजुकेशन सिस्टम में आप मीनिंगफुल चेंजेस लाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर इफेक्ट का मतलब हो सकता है ब्रिंग अबाउट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रिंग अबाउट चेंजेस, ब्रिंग अबाउट मीनिंगफुल चेंजेस, मतलब इफेक्ट चेंजेस, तब वर्ब के रूप में यूज होगा। ठीक है, चलिए आगे। एलिसिट, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है इसी चैप्टर में पढ़ना, इलिसिट। आपकी बता दें कि ये वर्ब है, इलिसिट मतलब निकालना। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो टेक आउट। क्या निकालना? कहीं से कोई सामान निकालना नहीं, किसी से कोई सूचना निकाल लेना, खबर निकाल लेना, पटा उठा के, जैसे बोलते हैं ना कि उससे खबर निकाल लिए। और ये इलिसिट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नाजायज, गैर कानूनी। ठीक है, तो अभी तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, एलिसिट के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल वर्ड है, इनफॉर्मल सिचुएशन में इसके जगह टेक आउट का यूज करते हैं, गेट का यूज करते हैं, प्रोड्यूस का यूज करते हैं, ये सब साइनोनिम्स है। स्पेशली क्या है? स्पेशली इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज किया जाता है, या किसी के मन में क्या बात चल रही है किसी मुद्दे पर, उसका रिएक्शन क्या है, ये जानना एलिसिट का मतलब। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, हैव यू मैनेज टू एलिसिट ए रेस्पॉन्स फ्रॉम देम येट? क्या तुम अभी तक उन लोगों से कोई रेस्पॉन्स निकाल पाए हो कि इस पर
उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो जान पाए हो। ठीक है, एक और एग्जांपल, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, द क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर क्या किसको कहा जाता है? क्वेश्चनएयर कहा जाता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को क्वेश्चनएयर कहा जाता है। बोलिए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्यों बनाया जाता है? तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाया जाता है किसी से कुछ निकालने के लिए, जानने के लिए। कोई बात को जानना है तो बहुत सारे क्वेश्चंस का एक लिस्ट बना दीजिए, स्मार्ट क्वेश्चंस का, उनसे सवाल पूछ लीजिए, जवाब पूछ लीजिए, बता देंगे वो, पता चल जाएगा। द क्वेश्चनर वाज इंटेंडेड टू एलिसिट इंफॉर्मेशन ऑन ईटिंग हैबिट्स। इस तरह से प्रश्न को लिस्ट तैयार किया गया था ताकि एलिसिट किया जा सके इंफॉर्मेशन को, किस चीज के मामले में? ईटिंग हैबिट्स के मामले में। ठीक है, जैसे यदि क्वेश्चन बना दिया जाता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कि आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कितने बजे करते हैं? दूसरा, आप ब्रेकफास्ट में नॉनवेज कितने दिनों तक खाते हैं? कौन कौन से दिन खाते हैं? ठीक है, कितने दिन ऐसे हैं सप्ताह में जब आप लंच को स्किप कर देते हैं, नहीं करते हैं लंच? ठीक है, कितने दिन ऐसे हैं जब आप डिनर में ओवर ईटिंग करते हैं क्योंकि डिनर आपको ज्यादा टेस्टी लगता है? क्या इन सब क्वेश्चंस का लिस्ट दे करके किसी से जवाब पूछ लिया जाए तो उनके हीटिंग हैबिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो यही कहा जा रहा है, क्वेश्चनएयर वाज इंटेंडेड, क्वेश्चनएयर इस इरादे से तैयार किया गया था, क्वेश्चनएयर मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, इस इरादे से तैयार किया गया था ताकि एलिसिट किया जा सके इंफॉर्मेशन को निकाला जा सके। किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन? ईटिंग हैबिट्स के बारे में। बोले किसका इंफॉर्मेशन निकालेगा? तो भैया जो क्वेश्चनएयर का जवाब देगा उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि उसका ईटिंग हैबिट्स क्या है, कैसा है। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। दे वर एबल टू एलिसिट द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक। अब देखिए यहां पर क्या है, एलिसिट इंफॉर्मेशन नहीं है, एलिसिट सपोर्ट है। यदि आप एलिसिट सपोर्ट कर पाते हैं किसी का तो उसका मतलब उसका सपोर्ट आप ले पाते हैं, गेट, अचीव। दे वर एबल टू एलिसिट द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक, वे लोग जनता का सपोर्ट ले पाने में सक्षम थे। ठीक है, अब यदि हम इस खास करके एजुकेशन फील्ड के लिए वाला मीनिंग बता रहे हैं कि अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट से फैक्ट या रिस्पॉन्स या आंसर एलिसिट करता है तो इसका मतलब है कि वह आंसर स्टूडेंट से ही पूछता है। सपोज कि एक स्टूडेंट आया मेरे से कोई सवाल पूछने और हम घुमा फिरा करके पूछ पूछ के उसी से जान लिए, तो उसको मतलब आंसर पूछ लिए। ठीक है, द टीचर एलिसिट्स डेफिनेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। जैसे यदि हम देखिए एक सिंपल बोलते हैं, कोई आया बच्चा हमसे पूछने कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा हल करके। ठीक है, तो हम पहले पूछेंगे कि बताओ अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है? तो बोला हाँ सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। समझिए इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम बोले देखो तो इस पे तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इंटू क्या आएगा, एक्स माइनस वाई आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और तुम फिर इसका क्या कर रहे हो, होल स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, सिंपल। अब एक्स वाई का मान पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो और उसका स्क्वायर निकाल लो। तो बोला हाँ सर, हाँ सर, हो जाएगा। तो हम उसको बताए नहीं, अब उसी से आंसर निकलवा लिए। द टीचर एलिसिट्स डेफिनेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, मतलब टीचर ने स्टूडेंट से ही परिभाषा पूछ लिया। ठीक है, अब जिस तरीके से हम मैथ बता रहे थे उसमें कहा जा सकता है कि इन दिस टीचिंग प्रैक्टिस टीचर्स एलिसिट एंड बिल्ड ऑन देयर स्टूडेंट्स मैथमेटिकल इनसाइट्स। उनका गणित के समझ के आधार पर ही स्टूडेंट्स को वो सिखा देते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एल्यूजिव। एल्यूजिव एक एडजेक्टिव है। एल्यूजिव का मतलब होता है कठिन। ठीक है, या दुष्कर। कठिन या दुष्कर किस चीज में? तो कोई चीज यदि डिस्क्राइब करने में बहुत कठिन है तो भी एल्यूजिव है। किसी चीज को पाना या अचीव करना मुश्किल है तो वो भी बड़ा एल्यूजिव है। किसी चीज को याद करना या याद रखना मुश्किल हो रहा है तो भी वो इल्यूजिव है। मतलब इल्यूजिव का मतलब हो गया जो डिस्क्राइब करने में मुश्किल है वो एल्यूजिव है, पाने में, अचीव करने में, हासिल करने में मुश्किलें आ रही हैं किसी चीज को तो भी वो चीज क्या है, एल्यूजिव है। और किसी चीज को याद रखने में मुश्किलें आ रही है, आदमी भूल जा रहा है बार बार, तो भी वो चीज एल्यूजिव है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम,
द आंसर टू दीज क्वेश्चंस रिमेन एज एल्यूसिव एज एवर। इन क्वेश्चंस का आंसर हमेशा से एल्यूसिव रहा है, मतलब डिफिकल्ट रहा है। इन क्वेश्चंस का आंसर जल्दी ना समझ में आता है और ना याद रह पाता है। ठीक है। सक्सेस हाउएवर रिमेन्ड एल्यूसिव फॉर हर। सक्सेस हालांकि उसके लिए सफलता जो है बड़ा मुश्किल रहा, मतलब आसानी से उसको सफलता नहीं मिला। यदि हम कहते एल्यूसिव मेमोरीज, तो वो ऐसे मेमोरीज जो दिमाग में है नहीं पूरी तरह से। चलिए अगला वर्ड है एंटेल। एंटेल का मतलब आप कह सकते हैं इन्वॉल्व। इसको हिंदी में बताना बड़ा मुश्किल है। यदि हम बोल देंगे शामिल करना तो आप फंस जाइएगा। बहुत जगह ऐसा यूज कर दीजिएगा जहां इसका यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने में रिस्क तो शामिल है, ये है। इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने में रिस्क तो शामिल है, ये है। तो सच ए लार्ज इन्वेस्टमेंट एंटेल्स रिस्क। इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने में, सच, देखिए, सच ए लार्ज इन्वेस्टमेंट, सच ए लार्ज इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना क्या है, इसमें कुछ रिस्क है। इंटेल्स सम रिस्क, इसमें कुछ तो रिस्क है भाई। ठीक है। अब इनएविटेबली क्यों जोड़ दिया, तो निश्चित रूप से रिस्क है इसमें, है ना। इतना बड़ा मकान बनाने में तो पैसा खर्चा होना शामिल है, ये है। इतना बड़ा मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग सच ए बिग हाउस, बिल्डिंग सच ए बिग हाउस, इतना बड़ा मकान बनाना इस काम में शामिल है, एंटेल्स, इस काम में शामिल है। एंटेल्स क्या, ए लॉट ऑफ मनी, स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा खर्च होना। आप मकान बनाइएगा तो उसमें बहुत सिंपल सी बात है कि बहुत पैसा खर्च होगा। तो मकान बनाने का क्रम में पैसा खर्च होना शामिल होता है। मकान बना रहे हैं, रो रहे हैं कितना पैसा खर्च हो रहा है, कैसे होगा, बनाइएगा तो एंटेल के बाद आप V4 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि एंटेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसा कि मैंने बताया। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, चाहिए ना। तो ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन आएगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन नहीं आया तो नाउन की इक्विवेलेंट आ गया। नाउन की इक्विवेलेंट क्या होता है, V4 होता है। इसलिए एंटेल के बाद V4 भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है। यदि वर्ब आएगा तो V4 आएगा। देखिए एंटेल स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी, स्पेंडिंग ING लगा है कि नहीं लगा है ना। चलिए फैलो, फैलो एडजेक्टिव है। फैलो यदि कोई जमीन का टुकड़ा है तो उसमें कोई फसल नहीं रोपा गया कुछ समय के लिए, जिसको बोलते हैं परती, परती जमीन, है ना। फैलो लैंड, परती जमीन का मतलब लैंड विदाउट क्रॉप्स, विदाउट क्रॉप्स। तो आप कहेंगे जितना बंजर पड़ा हुआ फैलो है, नहीं सर, इसको छोड़ा गया है परती जानबूझ के। काहे छोड़ा गया है, ताकि जो मिट्टी का क्वालिटी है इंप्रूव कर जाए, कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल यहां पर हम दिए हैं, फार्मर्स आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट सपोर्ट, मतलब किसानों को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, पैसा उनको सरकार देगी अगर दे लेट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड लाई फेलो, अगर लाई माने पड़े रहना, ठीक है, अगर वो जमीन का एक निश्चित हिस्सा पड़ती पड़े रहने देते हैं, पड़ती मतलब बिना फसल के रहने देते हैं। जाहिर सी बात है सरकार चाह रही है कि जो राज्य के अंदर जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाए, उसका मिट्टी का क्वालिटी अच्छा हो जाए। तो जब हम फसल लगाते हैं तो मिट्टी में से न्यूट्रिशन निकल जाता है, पौधे उसको सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं जड़ के द्वारा। ठीक है। तो अब मिट्टी क्या रह गया, उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गया, लैकिंग न्यूट्रिशन हो गया। अब लैकिंग न्यूट्रिशन तो हो गया, लेकिन न्यूट्रिशन बनाने वाले बैक्टीरियल प्लांट्स अभी भी पौधों में रहते हैं। और ये बैक्टीरियल प्लांट्स को यदि थोड़ा सा समय दे दिया जाए तो ये अपने लाइफ साइकिल चलाने के दौरान बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स क्या बोल रहे हैं, एमिट करते हैं या भी जो भी बोले कि सिक्रेट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जो मिट्टी में मिल करके
मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। तो सरकार कहती है कि हर एक किसान से कि भैया अपने जमीन का इतना हिस्सा आप हर बार छोड़ दीजिए पड़ती, ताकि उस हिस्सा में कोई पौधा नहीं लगेगा तो धीरे धीरे उस मिट्टी का जो बैक्टीरियल प्लांट होगा उसके फर्टिलिटी को या फर्टाइल पावर को बढ़ा देगा, अपने जीवन चक्र को पूरा करने के द्वारा जो केमिकल उत्सर्जित करेगा उससे मिट्टी का क्षमता बढ़ जाएगा, उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगा। ठीक है, आज आपने इस प्लॉट को छोड़ा है, कल इस प्लॉट को, अगले अगले सीजन में इस प्लॉट को छोड़ दीजिएगा, इसमें पौधा लगा लीजिएगा। इससे जो है प्राकृतिक तरीके से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका फसल कम उपजेगा, तब हम आपको सपोर्ट दे देंगे कि चलिए फसल कम उपजा है तो आपका कैसे चलेगा खर्चा, तो लीजिए कुछ सपोर्ट हमसे ले लीजिए, सरकार का सपोर्ट उनको मिलेगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। फैलो लैंड, पड़ती जमीन। इफ लैंड लाई फैलो, जमीन पड़ती रह जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हैजर्डस, OUS। एकदम पक्का है कि कोई माइकल लाल नहीं रोकेगा एडजेक्टिव होने से। मीनिंग क्या है इसका भैया? खतरनाक, खतरनाक। ठीक है, डेंजरस बोल सकते हैं, रिस्की बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? जैसे हम बोलते हैं हैजर्डस इंडस्ट्रीज। यदि कोई इंडस्ट्री हैजर्डस है तो इसका मतलब है कि पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट करता है, इसका मतलब है कि उसमें जो लेबर्स लगे हुए हैं उनका लाइफ जो है डैमेज हो सकता है काम के कारण, तो हैजर्डस इंडस्ट्रीज कहा जाता है। जैसे बैंगल इंडस्ट्री। ठीक है, चूड़ी का जो कारखाना चलता है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि चूड़ियां जब ऐसे रहती हैं तो इसको गला करके यहां पर जोड़ा जाता है मोमबत्ती के आग से। इसमें जो धुआं निकलता है वो कितना हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए बैंगल इंडस्ट्री एक हैजर्डस इंडस्ट्री है। ठीक है, हैजर्डस मटेरियल्स या सब्सटेंसेस। चूहे मारने की दवा जानते हैं ना आप? रैट किलिंग सब्सटेंसेस या रैट किलिंग केमिकल्स या मटेरियल्स जो बाजार में मिलते हैं, वो क्या है? हैजर्डस है, बच्चों को नहीं दिए जाते हैं। आप किसी बच्चे को लाने भेजिए परचून की दुकान पर चूहे मारने की दवा या मॉर्टिन या रैट किल वगैरह कुछ भी, तो वो लोग नहीं देंगे, कहेंगे नहीं, इट्स अ हैजर्डस सब्सटेंस मटेरियल, आई कांट गिव यू योर यंग चाइल्ड। ठीक है, तो हैजर्डस ऐसे होता है। देखिए हमने बोला था ना इलिसिट, आ गया ना जब हम एलिसिट पढ़ा रहे थे, ये वाला वर्ड पढ़ा रहे थे तो। ठीक है, मिलता जुलता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है नाजायज, गैर कानूनी। नाजायज या गैर कानूनी। ठीक है, इलिसिट। इलीगल बोल सकते हैं, ठीक है, डिसअप्रूव्ड बोल सकते हैं, इलेजिटिमेट बोल सकते हैं, टिमेट नाजायज है ना, अनऑथेंटिक बोल सकते हैं, रॉन्ग बोल सकते हैं, बहुत सारा साइनोनिम्स इसका हो सकता है। जैसे इलिसिट ड्रग्स, वैसी दवाइयां जो कानून की तरफ से प्रतिबंधित है बेचना। ठीक है, इलिसिट ट्रेड, गैर कानूनी धंधे। इलिसिट ट्रेड इन स्टोलन व्हीकल्स, तो चोरी के गाड़ी का गैर कानूनी धंधा, चोरी के गाड़ी खरीद बिक्री कीजिएगा तो गैर कानूनी धंधा ना होगा। इलिसिट लव अफेयर, नाजायज प्रेम संबंध। ठीक है, इलिसिट ट्रेड, नाजायज व्यापार। इलिसिट एक्टिविटीज, जैसे इलिसिट एक्टिविटी क्या हो सकता है? मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, काउंटर फीटिंग हो सकता है, नकली नोट बनाना। इलिसिट सेल कर देते हैं हम लोग जमीन का, कभी कभी हमारे नाम से नहीं है, झूठ मूठ का कागज बनवा के बेच दिए, पैसा लेके निकल गए। इलिसिट प्रॉफिट, नाजायज प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। इलिसिट ट्रेड करते हैं, गलत तरीका का व्यापार धंधा करते हैं जिसको कानून में मना किया गया है, नाजायज गैर कानूनी कहा गया संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लिजेंड्री। इतना कॉमन वर्ड है लिजेंड्री कि मत पूछिए, बहुत लोग यूज करते हैं लेकिन बहुत कम लोग इसको जानते हैं। लिजेंड्री का मतलब क्या होता है? लिजेंड्री का मतलब होता है वेरी फेमस। बोलते हैं ना लिजेंड्री एक्टर, अमिताभ बच्चन द लिजेंड्री एक्टर। तो लिजेंड्री एक्टर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो बहुत फेमस हैं और सब लोग उसको एडमायर भी करते हैं और उनके बारे में बातें भी करते हैं, इसलिए वो लेजेंडरी है। ठीक है, लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर। क्लियर है? यदि हम बोल रहे हैं लेजेंडरी जर्नल, जर्नल मतलब पत्रिका, तो पत्रिका ऐसा है जिसको बहुत
लोग जानते हैं, बहुत लोग उसको प्रशंसा भी करते हैं और उसके बारे में गाहे बेगाहे चर्चा होती रहती है। आयरिश इसलिए लगाया गया कि आयरलैंड का है, आयरलैंड का जो भी है वो आयरिश है। उस पत्रिका का नाम क्या है? बेल है। ठीक है, देखिए, द इंग्लिश आर लीजेंडरी फॉर देयर इनकॉम्पिटेंस विद द लैंग्वेजेस। इनकॉम्पिटेंस विद समथिंग मतलब उस चीज में अच्छे नहीं है आप अच्छा से, जैसे अंग्रेज लोग जाने जाते हैं, और लीजेंडरी है मतलब वेल नोन है, फेमस है। अंग्रेज लोग फेमस है किस चीज के लिए? अपने इनकॉम्पिटेंस के लिए, अयोग्यता के लिए। अयोग्यता किस मामले में भाई? अंग्रेजों का अयोग्यता किस मामले में? लैंग्वेजेस के मामले में। वो भाषा नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, अंग्रेजों को देखिएगा कि दूसरी भाषा सीखना बहुत मुश्किल होती है, वो अपनी भाषा पर ही रहते हैं। ठीक है, किसी लीजेंड से निकला है तो भी लीजेंडरी है। लीजेंड मतलब, लीजेंड मतलब होता है दंत कथा या महाकथा, लोगों का सुना सुनाया हुआ ऐसा कहानी जो बहुत ग्रैंड तो है लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है। जैसे लीजेंडरी ग्रीक हीरो, यूनान का एक हीरो था लीजेंडरी। लीजेंडरी क्यों? क्योंकि वो वहां की दंत कथाओं से निकला है। यदि जाहिर सी बात है कि फिर लीजेंडरी है दंत कथा, दंत कथा मतलब काल्पनिक कथा, उसका कोई सबूत नहीं है। तो लीजेंडरी यदि कुछ है तो क्या है? काल्पनिक भी हो सकता है, इमेजिनरी भी कर सकते हैं लीजेंडरी को। क्या कर सकते हैं? इमेजिनरी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पूछ भी रहा है, वाज किंग ऑर्थर रियल और ए लेजेंडरी कैरेक्टर? क्या किंग ऑर्थर एक रियल कैरेक्टर थे या फिर एक काल्पनिक कैरेक्टर थे? ठीक है, जो बहुत पुराने स्टोरीज से, एंशियंट टाइम के स्टोरीज से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, फेमस है वहां से, वो चाहे इवेंट हो चाहे पर्सन हो, वो सब लीजेंडरी कहलाता है। ठीक है, लीजेंडरी, जैसे हम बोलते हैं लीजेंडरी स्टोरीज ऑफ सिंदबाद द सेलर, सिंदबाद नाविक का लीजेंडरी स्टोरीज। ठीक है, मतलब वंडरफुल स्टोरीज जिसमें सिंदबाद सेलर ने बहुत सारे कारनामे कर दिखाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ल्यूडिक्रस। देखिए ना, ओयूएस मिलते जाएगा, हर बार एडजेक्टिव ही रहेगा। ठीक है, यदि कोई चीज ल्यूडिक्रस है तो हिंदी में उसको कह सकते हैं हास्यास्पद है। हास्यास्पद है इसका मतलब क्या? वो या तो स्टूपिड है, स्टूपिड है मतलब कि मूर्खतापूर्ण है, या अनरीजनेबल है, मतलब क्या है कि एकदम कोई भी समझदार आदमी उसको तो नहीं करेगा और ना कहेगा, अनरीजनेबल है। या रिडिकुलस है, रिडिकुलस मतलब उसका मजाक उड़ाया जाना चाहिए। रिडिक्यूलस, उसका मजाक उड़ाया जाना चाहिए, लाफ एट होगा। जैसे हम बोल सकते हैं ही लुक्ड ल्यूडिक्रस इन दैट सूट, सूट पहन तो लिया लेकिन उसमें बड़ा हास्यास्पद लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आप बेवकूफी कर दिया है पहन करके, उसके लिए सूट, ये जो सूट था वो सूटेबल नहीं था। कहा जा रहा है सम स्टोरीज दैट इनिशियली सीम्ड ल्यूडिक्रस टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। कुछ कहानियां जो शुरुआत में लगी थी ल्यूडिक्रस, अनरीजनेबल लगी थी, वो सही साबित हो गई आगे चल के कि सच्ची कहानी है ना? तो आप रिडिकुलस भी बोल सकते हैं। एक और वर्ड आ गया है प्रीपोस्टेरस। यदि कोई चीज लिडिकुलस है, हास्यास्पद है, इसका मतलब वो प्रीपोस्टेरस है। बाकी तो साइनोनिम्स हमने यहाँ बताया ही। अब यदि पूछते हैं एंटोनिम्स तो रीजनेबल लिख दीजिए, रीजनेबल हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, राइट? चलिए, नेक्स्ट वर्ड है मर्सेनरी। मर्सेनरी का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टेड ओनली इन द मनी, ओनली इन मनी, जिसको सिर्फ पैसा से प्यार। जैसे एग्जांपल दिया है बहुत अच्छा, ही हैड सम मर्सेनरी स्कीम टू मैरी ए वेल्दी विडो। एक पैसे वाली विधवा से शादी कर लिया, ये उसका मर्सेनरी स्कीम है, मतलब पैसे का लालच है, छल कपट है, कि देख रहा है कि वो जो विधवा तो है तो कोई बात नहीं है लेकिन बहुत पैसा है उसके पास, तो शादी कर लेंगे तो पैसा मिलेगा, इतना पैसा आ जाएगा उतना पैसा आ जाएगा। ठीक है, नेदर, नेदर का मतलब क्या होता है? निचला, लोअर। ठीक है, निचला पोजीशन के मामले में। ठीक है, एडजेक्टिव है। और नेदर एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन यूज सामान्यतः करते हैं, इसको बिना नाउन के नहीं लिखा जाता है।
या तो साहित्यिक अंग्रेजी में इसका उपयोग होगा या किसी चीज का मजाक उड़ाने के लिए ह्यूमरस सिचुएशन में इसका उपयोग होगा। ठीक है। बॉयलर रूम वैसा कहा जाता है जहां पानी गर्म होता है और उबाला जाता है, ताकि ठंडे प्रदेशों में जैसे इंग्लैंड है, कनाडा है, ये सब जगहों में बॉयलर रूम होता है जिसमें बड़ा सा टैंक लगा होता है। और अब तो खैर इलेक्ट्रिक से होने लगा है, और नहीं तो पहले आग जलाने का यहाँ पर रहता था ऐसे। इसमें से इधर पानी जा रहा है और पानी यहाँ पर उबलता था, और इधर के पाइप से निकल करके पूरे टैप वगैरह या घर का जो प्लम्बिंग सिस्टम होता था उसमें दे दिया जाता था, ताकि सब चीज के लिए गरम गरम पानी मिल सके, है ना। तो कहा जा रहा है बॉयलर रूम इज समवेयर डाउन इन द बिल्डिंग्स नेदर रीजन्स, बिल्डिंग के निचले हिस्से में, लोअर लोअर हिस्से में कहीं पर क्या है, बॉयलर रूम है। आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली माई कंस्पेक्शन टू द नेदर रीजन्स ऑफ आर्कीटाइप्स इजी थिंकिंग, archetype, it is easy thinking. The problem is not that his true self is being thwarted by alien forces erupting from the nether regions of his psyche. ठीक है। समस्या ये नहीं है कि उसका जो अस्तित्व है वो खुद बाधित हो रहा है उन अनजान ताकतों से जो उसके नेदर रीजन्स ऑफ हिज साइकी, उसके सोच के निचले और गंदे हिस्सों से आ रहा है। ठीक है। नेदर चूंकि लोअर है तो नर्क भी नीचे ही माना जाता है, इसलिए गंदा हिस्सा भी नीचे होता है। ओडियस, फिर से देखिए ओयूएस है, एडजेक्टिव है। हाँ, ओडियस का उपयोग फॉर्मल सिचुएशन में ज्यादा करते हैं। यदि कोई चीज ओडियस है तो कष्ट साध्य है। कष्ट साध्य का मतलब उसको करने के लिए काफी मुश्किल होता है, काफी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कष्ट साध्य है तो घृणा योग्य हो जाता है कभी कभी, इसलिए इसको घृणा योग्य ही ज्यादा बोला जाता है कि इसके कारण आपके मन में अच्छी फीलिंग्स नहीं आती है, नफरत आती है। जैसे एन ओडियस क्राइम बोलते हैं, जघन्य अपराध। जघन्य अपराध मतलब वो आपके मन में हैट्रेड ला देगा वो अपराध। एन ऑडियस लिटिल मैन, एक छोटा सा आदमी जो ऑडियस है मतलब उसको देख करके अच्छा फीलिंग्स नहीं आता है। ऑडियस पर्सन, कुछ लोग ऐसे होते हैं आप उनको देखिएगा बस आपको गुस्सा आ जाएगा। ओडियस टास्क नहीं आप करना चाहते हैं उसको, एबोमिनेबल कर सकते हैं, डिटेस्टेबल कर सकते हैं, एक्सेक्रेबल कर सकते हैं, ये सब इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजनल। ठीक है। प्रोविजनल को मतलब आप कर सकते हैं तात्कालिक, तात्कालिक। तात्कालिक है मतलब अभी के लिए तो है लेकिन बाद में चेंज हो जाएगा। अस्थाई भी कर सकते हैं। ठीक है। आप इंग्लिश में इसको टेम्पररी कर सकते हैं, जो कुछ समय के लिए है। चलिए, जैसे बोलते प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अस्थाई है, कुछ समय के लिए बनाया गया है ताकि देश में अराजकता ना फैले। जैसे हम बोलते ए प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मतलब जब तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आता है तब तक के लिए प्रोविजनल है, कुछ समय के लिए, बाद में इसको वैल्यू खत्म हो जाएगा, ओरिजिनल का वैल्यू रह जाएगा। ठीक है। यदि किसी चीज के लिए डेट रखा गया प्रोविजनल तो डेट बाद में चेंज होगा, इसको टेम्पररी कर सकते हैं, टेंटेटिव कर सकते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा, डेफिनेट होगा, परमानेंट होगा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड में आते हैं ट्यूमिल्टस। फिर से ओयूएस आया, देखिए फिर से एडजेक्टिव है। और ट्यूमिल्टस फॉर्मल वर्ड है, इसको बोलचाल की भाषा में बोले तो नॉइजी, कोलाहलपूर्ण, शोरगुल वाला, कोलाहल पूर्ण या शोरगुल वाला, जिससे शोरगुल का बोध होता हो। ठीक है। लाउड, फुल ऑफ कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, चेंज से भरा हुआ है, वो सब ट्यूमिल्टस है। ट्यूमिल्टस अप्लाउज मतलब प्रशंसा हो रहा है और साथ साथ कोलाहल भी मचा हुआ है। ठीक है। राइटस बोल सकते हैं, ट्रबल्ड बोल सकते हैं, टर्बुलेंट बोल सकते हैं। ट्यूमिल्टस अर्ली 1990s, 1990 के दशक का शुरुआती भाग जो अस्थायी था, काफी उसमें अनसर्टेनिटी भरी हुई थी। ठीक है। यूजर्प, बड़ा अच्छा वर्ड है, वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है।
ठीक है। यूजर्प का मतलब हड़प जाना। हड़प जाना का मतलब क्या होता है भाई साहब? हड़प जाना का मतलब होता है कि आपका अधिकार नहीं है, फिर भी आप उसको जबरदस्ती ले लिए। जैसे अंग्रेज लोग हड़प जा रहे थे। यूजर्प पॉलिसी, यूजर्प पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेजों की हड़प नीति, जिसका रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया था। उन लोगों ने बोला था कि जिस राजा का वारिस नहीं है वो राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी, उस राजा के राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में मिला लेगी। राजा किसी और को राजा नहीं बना सकता, राजा अपने बेटे को ही राजा सिर्फ बना सकता है। ठीक है। इस तरह से ये नियम बना करके ईस्ट इंडिया कंपनी सभी भारतीय राजाओं के राज को हड़प ले रही थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, दत्तक पुत्र। और जब अंग्रेजों ने इसका विरोध किया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ये राज्य तो अब अंग्रेजों के राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलेगा, तो रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर इसके विरुद्ध खड़ी हो गई। तभी से वहां 1858 का गदर जो कहा जाता है, ठीक है, वो तो मंगल पांडे वाला मामला था ही, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, यूजर पॉलिसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वेस्टिज बड़ा अच्छा है, निशानी। वेस्टिज का मतलब निशानी। आप कह सकते हैं साइन, आप कह सकते हैं सिंबल, आप कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं, ट्रेस, निशानी, है ना? कोई चीज का बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा, वही तो निशानी कहलाएगा ना। जैसे दीज ओल्ड बिल्डिंग्स आर द लास्ट वेस्टिजेज ऑफ कॉलोनियल पास्ट। जब उपनिवेशवाद का शासन चल रहा था, उस समय का लास्ट निशानियां ये सब थोड़े से पुराने बिल्डिंग्स हैं, उसी समय बने थे। अब बाकी सब खत्म हो गए। ठीक है। वेस्टिजेस ऑफ एंशियंट सेटलमेंट्स, प्राचीन घरों के निशानियां कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं गुफाओं में। देयर इज नाउ नो वेस्टिज ऑफ होप दैट द मिसिंग चिल्ड्रेन विल बी फाउंड अलाइव। अब उम्मीद की कोई निशानी ही नहीं बची है जिससे यह पता चले कि खोए हुए बच्चे जिंदा वापस आ जाएंगे, है ना? चलिए, वेस्टिज क्लियर हो गया। इसी के साथ आज का लेसन समाप्त भी हो गया, लेसन 4। आप देख सकते हैं हमारा फेसबुक का लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पर आ जाइए ताकि पीडीएफ्स वगैरह मिलते रहें। अगर कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, डिस्कशन करना है, तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। कॉल करना सबसे बेस्ट हम बोलेंगे, बाकी एड्रेस हमारा यहाँ पर है। थैंक यू वेरी मच।